हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ ग्रुप के बारे में चीज़ें पढ़ ली थी, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, इन सब के बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज उसमें से थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, उसको पढ़ लेते हैं पहले। क्लाइन 4 ग्रुप। तो देखिए आप, क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है। क्लाइन 4 ग्रुप होता है 4 कोटि का ऐसा ग्रुप, 4 कोटि का ऐसा ग्रुप जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, स्वयं का प्रतिलोम हो। ठीक है, ये होता है आपका क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है? 4 कोटि का ऐसा ग्रुप जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो। ठीक है, देखिए आप इधर, जैसे यहां पर कोई एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं। संक्रिया स्टार के लिए क्या यह एक क्लाइन 4 ग्रुप होगा या नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसको ए स्टार ई करेंगे तो अपने पास ए मिल जाएगा, ए स्टार ए करेंगे तो ए, और ई स्टार बी करेंगे तो बी, ई स्टार सी करेंगे तो सी। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा आपके ए स्टार ई करने पर ए स्टार ए करने पर ई, ए स्टार बी करने पर सी, और ये भी सेम काम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो विकर्ण है इसके विकर्ण में आइडेंटिटी आ चुकी है, यानी कि इस आइडेंटिटी के इस तरफ भी सेम एलिमेंट है और इसके इस तरफ भी सेम एलिमेंट है। देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए का इन्वर्स क्या होगा, तो आप इसकी आइडेंटिटी चेक करिए। ए की आइडेंटिटी कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। तो फिर आप ऊपर देखिए, इसका इन्वर्स ए का इन्वर्स कितना आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ बी का इन्वर्स क्या आ रहा है? बी का इन्वर्स क्या आ रहा है? बी की आइडेंटिटी आ रही है, तो बी का इन्वर्स भी बी है। मैं आपसे बोलूँ सी का इन्वर्स क्या आ रहा है? सी का इन्वर्स भी सी है। देखिए आप, और ई का इन्वर्स बोलूँ मैं तो ई का इन्वर्स खुद ई है। सही, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ कोई समुच्चय मेरे पास जी, क्रॉस 10 संक्रिया के लिए, ये मैंने क्रॉस 10 संक्रिया यहाँ पर लगा दी, 1 3 7 9, 1 3 7 9। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा 1, ये बनेगा 3, ये बनेगा 7, ये बनेगा 9। सेम इसी तरीके से 3, ये बन जाएगा 9, और ये बनेगा आपके 7, ये आपकी 1 बनेगा, ये बनेगा 7, ये बनेगा आपके 7 1 9 3, और ये बन जाएगा आपके 9 7 3 1। आप लोग ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 1 की जो आइडेंटिटी यहाँ पर संक्रिया कौन सी लग रही है? क्रॉस संक्रिया। और आप लोगों को ये पता है कि क्रॉस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 की जो आइडेंटिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो इसके ऊपर देखिए आप यहाँ पर, तो 1 का जो इन्वर्स मिला मुझे, क्या मिला? 1 मिल गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 3 के लिए। 3 की आइडेंटिटी कहाँ आ रही है? यहाँ पर आ रही है।
इसमें ऊपर देखिए आप, तो 3 का जो इन्वर्स आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 7 देखिए, 7 की आइडेंटिटी यहाँ पर मिल रही है, तो इसका जो इन्वर्स मुझे मिल रहा है वह 3 मिल रहा है। सेम इसी तरीके से 9 की जो आइडेंटिटी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका जो इन्वर्स है वह 9। मैंने क्या बोला है, 4 कोटि का ऐसा ग्रुप जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का इन्वर्स हो। 1 का इन्वर्स 1 मिल रहा है, ठीक है। 3 का इन्वर्स क्या 3 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 7 का इन्वर्स 7 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो हम बोल देंगे कि ये वाला आपका क्लाइन 4 ग्रुप नहीं होगा और ये आपका क्या होगा, क्लाइन 4 ग्रुप होगा। अच्छा, इसको एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इधर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया आपको, सेम यही एग्जाम्पल लेता हूँ। G इक्वल टू 1 3 5 7, 1 3 5 7 लिया और ये मैंने लिया क्रॉस 8 संक्रिया के लिए। इसको चेक करते हैं कि क्या यह एक क्लाइन 4 ग्रुप होगा या नहीं होगा। देखिए आप, 1 3 5 7, 1 क्रॉस 8 1 संक्रिया यहाँ पर लगाएंगे, ये बनेगा 1, ये 3, ये 5, ये 7। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 बनेगा और ये बनेगा 1, ये बनेगा 7 और ये कितना बनेगा आपके 5। इसको करो, ये बनेगा आपके 5, ये बनेगा 7 और ये बनेगा आपके 1 और ये बनेगा 3। सेम काम इसके लिए 7 बनेगा, ये 7 हो गया। और इसके लिए देखेंगे तो ये कितना बनेगा 5 और फिर ये बनेगा कितना 3 और ये बन जाएगा लास्ट में आपके 1। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे इसमें जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण में क्या मिल रहा है आपको, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इसका जो विकर्ण है, इस विकर्ण के इधर भी देखिए आप और इधर भी देखिए, सेम एलिमेंट आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 3 5 7, 1 का इन्वर्स देखो तो 1 की आइडेंटिटी 1, क्रॉस संक्रिया है और क्रॉस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। 1 की आइडेंटिटी 1 मिल रही है, इसके ऊपर देखिए आप यहाँ, तो इसका जो इन्वर्स है वह भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सेम काम 3 के लिए कीजिए, इसकी आइडेंटिटी कितनी मिल रही है 1, कहाँ पर 3 पर मिल रही है। तो जो 3 का इन्वर्स होगा वह भी क्या होगा 3 होगा। 5 का इन्वर्स क्या होगा, तो 5 की आइडेंटिटी यहाँ मिल रही है, ऊपर देखिए, तो 5 की आइडेंटिटी भी, अच्छा सॉरी 5 का जो इन्वर्स है वो भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 7 की बात करो तो 7 का जो इन्वर्स है वो भी 7 आ रहा है। तो ये आपका क्लाइन 4 ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ये क्लाइन 4 ग्रुप होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो स्वयं का इन्वर्स है, इसलिए क्या होगा ये क्लाइन 4 ग्रुप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। देखिए इसकी जो पहली थ्योरम्स हैं वह है, यदि G स्टार एक ग्रुप है तो G का तत्समक अवयव अद्वितीय
इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर G स्टार एक ग्रुप है तो G का तत्समक अवयव क्या होता है, यूनिक होता है। कैसे होता है देखिए, इसका प्रूफ देखिए आप। मैं मान के चलूँगा, देखो आपको दिया हुआ क्या है कि G का जो आइडेंटिटी है, G की जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है। अब यूनिक होती है तो मैं मान के चलता हूँ कि इसकी दो आइडेंटिटी हैं, तो इसकी मैं दो आइडेंटिटी मान के चलता हूँ, माना इसकी दो आइडेंटिटी, माना G स्टार की मैंने इसकी दो आइडेंटिटीज मान ली कि ए तथा ए डैश, ठीक है। और आपको ये पता होगा आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अगर कोई भी ए जी का एलिमेंट है तो ए स्टार इक्वल टू ए इक्वल ई स्टार ए। ये अगर इफ इस आइडेंटिटी ऑफ अगर जो ये E है वो G की आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि E डैश जो होगा वो मेरे पास कितना आएगा, E डैश आएगा। इक्वेशन नंबर 1, जो यहाँ पर E डैश है वो इस G का एलिमेंट है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E, जो E आइडेंटिटी है किसकी आइडेंटिटी है, G की आइडेंटिटी है। और जो E डैश है वो E डैश G का कोई एलिमेंट है। अब मैं मान के चलता हूँ, अब मैं ये लेके चलता हूँ कि अगर E डैश जो है अगर E डैश G की आइडेंटिटी हो तो क्या होगा, तो होगा E डैश इक्वल टू E होगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कैसे हो रहा है ये, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी क्या लेके चल रहा हूँ E, और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लेके चल रहा हूँ E डैश। तो E डैश E किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। यहाँ पर जो E डैश है इसकी डेफिनेशन से देखो आप, A स्टार E बराबर A, तो A स्टार E जो यहाँ पर A है वह G का एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने जो E डैश लिया है वो G का एलिमेंट लिया है, और यहाँ पर जो E लिया वो किसका एलिमेंट लिया, G का एलिमेंट। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए आप, तो अब इक्वेशन 1 और 2 से देख पा रहे होंगे कि इधर देखिए इक्वेशन 1 और 2 से जो E है वो किसके बराबर आ रहा है, E डैश। यानी कि मैं क्या लेकर चल रहा था कि E और E डैश दोनों अलग अलग है, लेकिन नहीं, E तथा E डैश तो दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि G की जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम देखिए आप इधर, G में प्रत्येक अवयव का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। जो काम हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चंस किया था कि जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने, दो आइडेंटिटी अपने ली थी और ये सिद्ध किया था कि ये दो आइडेंटिटी नहीं है, ये केवल एक ही है। सेम वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए माना समूह G में A एक ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिलोम
जिसके दो प्रतिलोम बी तथा सी हैं। इसके दो प्रतिलोम मैंने मान के चलिए, इसके दो प्रतिलोम मैंने मान लिए बी तथा सी है। अब देखिए आप ए बिलोंग्स टू जी के लिए जो ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। क्यों होगा बी के इक्वल? ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, और मैंने इसका जो इनवर्स है वो बी और सी दोनों को माना हुआ है। यहाँ से मैं ये देख पाऊंगा तो बी ए बराबर ई होगा और ये किसके बराबर होगा? ए बी के। आप लोगों को पता होगा जो इनवर्स की डेफिनेशन होती है वो होती है ए स्टार बी इक्वल टू ई बी स्टार ए। इस वाले डेफिनेशन से देखो आप, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। सेम काम यही करूँगा मैं ए इनवर्स इक्वल टू सी के लिए, क्योंकि इसके मैंने दो इनवर्स माने हैं यहाँ पर। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा सी ए बराबर इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब देखिए बी ए बराबर लिखा हुआ है ई, दोनों तरफ मैं सी से मल्टीपल कर देता हूं। तो फिर जैसे इसको सोल्व करूंगा मेरे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और AC जो है वह E के बराबर है। यहाँ पर देखिए AC जो है वह किसके बराबर है? यहाँ से E के बराबर है, तो ये B और किसके बराबर हो जाएगा? B। ये तो हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों जो प्रतिलोम मैंने अलग अलग माने हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि जी में प्रत्येक अवयव का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। ये अपने पास आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, तीसरा पॉइंट देखिए आप इसका। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स का होल इनवर्स, ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए अगर ए जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो क्या होगा? ए स्टार बी का जो इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के बराबर होगा। रिवर्स में सोल्व करेंगे इसको, ए स्टार बी का होल इन्वर्स बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊँ आपको, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए और बी और सी तीनों जी के एलिमेंट हैं और आपको निकालना है ए स्टार बी इन्वर्स स्टार सी का इन्वर्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो रिवर्स में चलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ए स्टार बी इन्वर्स, इसका सॉल्यूशन देखो, ए स्टार बी इन्वर्स स्टार सी का इन्वर्स, इसको लिखेंगे रिवर्स में, सी इन्वर्स स्टार बी इन्वर्स का भी इन्वर्स यानी कि बी स्टार ए इन्वर्स। ठीक है, ये मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दिया, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2 लिखिए, यदि जी स्टार
एक ग्रुप है तथा ए एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। कोई भी 3 एलिमेंट यहाँ पर ले ले मैंने, ए एक्स वाई जी के एलिमेंट हैं। वाम-निरसन नियम, तो वाम-निरसन का मतलब होता है काटने का नियम। वाम-निरसन नियम क्या होगा, ये हो जाएगा आपके ए स्टार एक्स ए स्टार वाई। तो वाम-निरसन नियम से x बराबर वाई। दक्षिण निरसन नियम, एक्स स्टार ए, तो यहाँ से भी x बराबर वाई। इसे लिख लीजिए आप। देखिए थ्योरम नंबर 3 देखिए, यदि ए कोमा बी जी के एलिमेंट हैं तो समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी, वाई बराबर बी, वाई स्टार ए बराबर बी। जी में अद्वितीय हल होंगे। यह आपकी थ्योरम नंबर 3 बोलती हैं कि यदि ए और बी किसी समूह जी स्टार के 2 एलिमेंट हैं तो समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी तथा वाई स्टार ए बराबर बी के तो समीकरण के जी में यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये आपके सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 2016 में वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इसका प्रूफ देखिए आप, ये हुआ कैसे। ए किसका एलिमेंट है, ए जी का एलिमेंट है और बी भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ए और बी दोनों किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। तो ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। अब देखो ए इनवर्स जी का एलिमेंट है, बी जी का एलिमेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स बी ये भी किसका एलिमेंट होगा, ये भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। अब देखिए ए जी का एलिमेंट है और ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, ए जी का एलिमेंट है, ए इनवर्स बी भी जी का एलिमेंट है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स बी, ऐसे लिख सकता हूँ। और ए इनवर्स बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। इसको सोल्व करके लिखता हूँ तो मेरे पास आता है ये बराबर में बी। देखो कैसे आई है, ये ए, इसको मैं इधर लिख के गया तो ये ए इनवर्स बराबर में बी। अब ऊपर देखिए आप, इधर ए इनवर्स, इसके साथ ये बी आ गया। अब ए इनवर्स ये बी, ये ई का काम करेगा, ए बी बराबर और ये बन जाएगा आपके बी। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए इनवर्स कितना बन रहा है, ये बी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स बी कितना आ चुका है, बी आ चुका है। वो समीकरण थी मेरे पास ए स्टार एक्स बराबर बी। इससे मैं चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर ए इनवर्स बी मिलेगा। और यहाँ से फिर इसको सोल्व करूँगा तो ए एक्स बराबर बी मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये तो आ गए समीकरण। और अब मुझे क्या करना है, इसकी यूनिकनेस ज्ञात करनी है कि ये
यूनिक होगा, इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो यूनिक होंगे कि नहीं होंगे। तो यूनिक के लिए क्या करते हैं, मैं मान के चलूँगा कि इसके दो यूनिक सॉल्यूशन है, फिर प्रूव कर दूंगा नहीं, इसके जो मैंने 2 यूनिक सॉल्यूशन माने हैं वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कैसे, यहाँ देखिए आप, मैं मान के चलता हूँ इसके 2 यूनिक सॉल्यूशन x1 और x2 है। मैंने इस वाले इक्वेशन के 2 यूनिक सॉल्यूशन मान लिए x1 और x2 है। इसको लिखूंगा फिर मैं ax1 बराबर b, फिर इसको लिखूंगा ax2 बराबर b। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों से मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों समीकरण जो है वो b के बराबर है। दोनों को मैं इक्वल में लिखूंगा, ax1 बराबर ax2। यहाँ पर वाम निरसन नियम से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। यानी कि मैं जो मान के चला था कि इसके जो यूनिक सॉल्यूशन है वो x1 और x2 2 होंगे, लेकिन 2 नहीं होंगे, एक ही होंगे। ये काम आप सेम इस वाले समीकरण के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको लिखिए, आगे बढ़ते फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। थ्योरम नंबर 4 देखिए, यदि किसी सेमी ग्रुप में प्रत्येक AB बिलोंग्स टू G के लिए समीकरण AX बराबर B तथा YA बराबर B के अद्वितीय हल हो तो G एक ग्रुप होगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि किसी सेमी ग्रुप में सेमी ग्रुप हैं, इस सेमी ग्रुप के साथ, सेमी ग्रुप तो होना चाहिए, सेमी ग्रुप के साथ समीकरण है आपके पास AX इक्वल टू B, YA इक्वल टू B। Y इक्वल टू B के यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिल जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो सेमी ग्रुप है, ये सेमी ग्रुप ना रह करके ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखिए आप इसको, ये आपको याद करनी है, ये पेपर में सीधा आती है। लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, यदि किसी परिमित सेमी ग्रुप में निरसन नियम सत्य हो तो वह एक ग्रुप होगा। यानी कि इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। सेमी ग्रुप हैं, सेमी ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए। सेमी ग्रुप है वो सेमी ग्रुप कैसे है, फाइनाइट। वो फाइनाइट होने के साथ उसमें कैंसिलेशन रूल लगना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास। नेक्स्ट थ्योरम देखिए आप, थ्योरम नंबर 6, यदि G एक ग्रुप है
तथा ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, तो आपका जो जी है वो क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। जी कैसा ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा। देखिए इधर यहाँ लिखा हुआ है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू ए, इसको लिख सकता हूँ बी ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ए बी ए, यहाँ पर कैंसिलेशन रूल लगेगा। कैंसिलेशन रूल लगने से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरीके से बी कैंसिल आउट होगा। अपने पास जो फाइनल में बचेगा वो बचेगा अपने पास बी ए इक्वल टू ए बी। और ये कैसा है, क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। लिखिए आप इसको। थ्योरम नंबर 7, यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों m+1 m+2 के लिए ए बी की होल पावर m इक्वल टू ए की पावर m बी की पावर m हो, तो जी एक आबेली ग्रुप होगा। लिखिए आप इसको। इसके बाद लिखिए, यदि किसी समूह में जी के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर बराबर ई हो, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो। तो जी आबेली होता है। लिखो इसको। मैंने लिखा हुआ है यहाँ, यदि किसी समूह में जी के प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर बराबर ई हो तो प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो जी है वो आपका एक आबेली ग्रुप बन जाएगा। कैसे बनेगा, इधर देखिए, ए स्क्वायर बराबर ई है, मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीपल कर देता हूँ, ए इनवर्स, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बराबर ए इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी समूह में जी के प्रत्येक अवयव के लिए ए किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर हैं, तो जी कैसा ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा। यहाँ से क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या बना सकते हैं अपन, क्वेश्चन ये बना सकते हैं, यदि किसी ग्रुप जी के लिए ए बराबर ए इनवर्स हो तो जी होगा, पहला ऑप्शन,
क्लाइन ग्रुप, दूसरा ऑप्शन आबेली, तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। यदि किसी ग्रुप जी के लिए A बराबर A इनवर्स हो तो जी क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं, तो इसका आंसर होगा आबेली। मैंने वही चीज़ लिखी है। यदि किसी ग्रुप में जी के प्रत्येक अवयव के लिए A² बराबर E हो, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, तो जी आबेली होता है। A² बराबर E था, दोनों तरफ मैंने A इनवर्स से मल्टीपल किया, इसको मैंने सोल्व करने के बाद A बचेगा और ये हो जाएगा आपका A इनवर्स, यानी कि जो A है वो किसके बराबर आ गया? उसी के इनवर्स के बराबर आ गया। तो ग्रुप कैसा बन जाएगा? आबेली बन जाएगा। लिखिए आप इसको। थ्योरम नंबर 9 देखते हैं। यदि किसी ग्रुप यदि एक किसी ग्रुप जी का अवयव हो तो A² बराबर A बराबर E होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात समूह में केवल तत्समक ही वर्गसम अवयव होता है। तत्समक ही वर्गसम अवयव होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A² बराबर A, इसको मैं लिख सकता हूँ A* बराबर A, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से A* बराबर A*E। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर A*E बराबर A के बराबर होगा। यहाँ से निरसन नियम लगाएंगे और निरसन नियम कैंसिलेशन रूल लगाने से A से कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में अपने पास बचेगा A = E, जो यहाँ पर दिया हुआ है। लिखिए आप इसको। एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10 लिखिए। चलो इसको मिटा देते पहले। थ्योरम नंबर 10, 6 से कम कोटि का प्रत्येक समूह सदैव आबेली होता है। छः से कम कोटि का प्रत्येक समूह सदैव आबेली होता है। लास्ट थ्योरम है आपकी 11। लास्ट थ्योरम में आपकी 11 समकोटि के समूह में तत्सम के अतिरिक्त एक ऐसा अवयव अवश्य विद्यमान होता है जो स्वयं ही
स्वयं का प्रतिलोम होता है। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग इसके क्वेश्चंस करते, जितने भी क्वेश्चंस बनते छोटे से छोटे लेवल का क्वेश्चन और अपर लेवल तक के क्वेश्चन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। लगभग जो मैंने 3 क्लासें आपको यहाँ पर करवाई है, उन 3 क्लासों पर बेस्ट 60-70 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ ही करेंगे, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर हम किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ बनिए रहिए। वो 2-4 दिनों से आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी क्लास क्यों नहीं आ रही। क्लास इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसको सही करवाया है। अब आपको डेली सुबह के 10 बजे, आप देखिए डेली आपको सुबह 10 बजे मॉर्निंग में डेली आपको 10 बजे क्लास मिल जाएगी। आप क्लास देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।